और देखिए, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन लगातार इसका विरोध करते हुए इस वक्त नजर आ रहा है। अध्यक्ष की तरफ से टिप्पणी सामने आई। बड़ी खबर के तौर पर आपको बता दें, इसका विरोध लगातार किया जा रहा है। इससे पहले आपको बता दें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही थी, लेकिन अब आपको ये भी बता रहे हैं कि इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष की तरफ से भी इसका विरोध जताया गया है। वो विरोध करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको जरूर सुनवाएंगे, लेकिन साफ तौर पर कह रहे हैं कि जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को परेशान करने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना साजिद रशीदी जी हैं। साजिद जी, आप देख रहे हैं कि आज संसद में वक्फ बोर्ड को लेकर के बिल लाया जाएगा, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या उससे मुस्लिम पक्ष पूरी तरीके से खुश है या फिर उसमें नाराजगी आप जाहिर कर रहे हैं? देखिए, ये बिल जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि बीजेपी के जितने प्रवक्ता हैं पिछले 3 दिन से तमाम राष्ट्रीय चैनलों पर बैठकर ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जो असीमित शक्तियां हैं उनको कम करने के लिए बिल लाया जा रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड जिस प्रॉपर्टी पर हाथ रख देता है वो प्रॉपर्टी उसकी बन जाती है। उनका कहना ये है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक तो ये है कि 1954 में वक्फ एक्ट बना, उसके बाद में केंद्र सरकार ने एक सर्वे किया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। 1970 में केंद्र सरकार एक गज़ट लेकर आई और उस गज़ट में सरकार ने ये चीज़ बताई कि आपकी ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। ये गज़ट की कॉपी है। इसमें देखिए, ऊपर भारत सरकार लिखा है, नीचे दिल्ली भी लिखा है। भारत सरकार ने गज़ट पास करके तमाम स्टेटों के जो वक्फ बोर्ड हैं उन तमाम को वो प्रॉपर्टी अलग अलग करके ये आपके हिस्से की, ये आपके हिस्से की, सबको दे दी। ये प्रॉपर्टी की निशानदेही है। इसमें देखिए, ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो ये है, जब सरकार की तरफ से ये ट्रांसपेरेंसी है कि सरकार ने खुद बताया है कि ये जगह हमारी है, वक्फ बोर्ड की है, तो फिर वक्फ बोर्ड इसके अलावा प्रॉपर्टी को कैसे हाथ रख सकता है, किस आधार पर रखेगा? मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि सरकार पहले इन तमाम जगहों को जो उसके पास हैं, भाई मैं किसी से कहने योग्य जब ही तो रहूँगा ना जब मेरे पास जो नाजायज़ जगह है वो दे दूँ। पहले सरकार ये तमाम जगहें दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दे। अगर वक्फ बोर्ड को नहीं देती तो कम से कम आज का जो सर्किल रेट का उसका किराया है, रेंट है, वो दे दे। हम ये नहीं कहते कि जगह छोड़ दो, आप आज का सर्किल रेट के हिसाब से किराया दे दे। तो पहले सरकार छोड़े। उस बिल में ऐसा कोई क्लोज, जैसी मेरी जानकारी है सूत्रों के अनुसार, ऐसा कोई क्लोज नहीं है कि सरकार के पास जो जगहें हैं या मानता हूं कि जो वक्फ का ये नया बिल है वो हितों का, जो समाज का हित है उसका संरक्षण करने वाला है, और जो हैरेसमेंट वक्फ सिस्टम के नाम पे हो रहा था उसके समाधान वाला है। ये वक्त की भी ज़रूरत है और यही वक्फ की भी ज़रूरत है। विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरे के पूरा वक्फ के सुधार, वक्फ के सिस्टम के सुधार के लिए ये काम आ रहा है, ये बिल आ रहा है, वो डेवलपमेंट, समाज के डेवलपमेंट विद डिग्निटी और एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट के रास्ते को और पुख्ता करेगा, मजबूत करेगा। अनफॉर्चुनेटली एक लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम थी, उस लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम का एक लॉजिकल सोल्यूशन हो, ये देश के लिए हित में भी है और मुल्क के साथ साथ जो है वो इस मजहब के हित में भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की आदत है कि हर सामाजिक सुधार हो, संवैधानिक सुधार हो, समावेशी सुधार हो, उस पर सांप्रदायिक वार करने की उनकी एक हिस्ट्री बन गई है। वो हिस्ट्री बन गए। अरे भाई, आप डिबेट करिए, डिस्कशन करिए, डिसीजन करिए। मोदी जी हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं कि तमाम ऐसे जो भी बिल हों उस पर जो है वो प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, तब डिसीजन होना चाहिए। आप पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन करिए, पार्लियामेंट की कमेटीज में करिए, कहीं भी करिए, लेकिन उसको आप रोक नहीं सकते, आप अटका नहीं सकते, आप भटका नहीं सकते। इसलिए मैं मानता हूं कि इस पर किसी भी, इस समावेशी सुधार पर किसी भी तरह का सांप्रदायिक वार न मुल्क के हित में है और न मजहब के हित में है। ये जो समाज का हित जरूरी है, लेकिन जो हैरेसमेंट है उसका समाधान भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ वक्त सिस्टम ने अपने को सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था के रूप में प्रदर्शित करना शुरू कर दिया था। जहां नजर गड़ाई वहां पर उन्होंने कहा कि ये मेरा है। और एक और अहम खबर राज्यसभा से आपको बता दें, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन पर नाराज हुए हैं जगदीप धनखड़। राज्यसभा में सभापति पर
नाराज हो रहे थे, उन पर चिल्ला रहे थे। इस वजह से जगदीप धनखड़ उन पर नाराज हुए हैं और सीधे सीधे वो आरोप लगा रहे थे सदन के भीतर, जिस वजह से उनके व्यवहार पर जगदीप धनखड़ सभापति ने भी नाराजगी जाहिर की है। राज्यसभा में हंगामा कर रहे थे। दरअसल लगातार यह मांग की जा रही है कि विनेश फोगाट को लेकर सदन में चर्चा की जाए और इसी पर डेरेक ओब्रायन का व्यवहार खराब था, जिस पर जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जाहिर की है। मांग को लेकर you are shouting at the chair. Your conduct is ugliest in the house. You are shouting at the chair. I condemn your action. Next time I will show you the door. How dare you shout at the chair? And senior leaders are not taking note of it. This is unbecoming conduct. I will not countenance it. Honorable members, we have seen the ugliest of scene. We saw a dark phase of our democracy during emergency. We know how it starts. It starts first with a challenge to the parliament institution. And that challenge was there in June 1975. A serious challenge here. I'm sure we have distinguished member here. Can anyone countenance this kind of conduct? They think they are low unto themselves. They think they are all wise. They think they are the only one whose heart is bleeding. The entire nation is in pain because of our girl. Entire nation is feeling the pain. Right from the president to the prime minister to myself and many more, everyone is sharing the situation. देखिए, विनेश फोगाट वाले मामले को लेकर लगातार राजनीति हो रही है और इस पूरे मामले को लेकर अब जेपी नड्डा की टिप्पणी भी सामने आई है। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, मुद्दा ही नहीं है विपक्ष के पास, और टीएमसी और कांग्रेस पार्टी किस तरह से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं वो गलत बात है और इसके अलावा ये समय विवेक से काम लेने का है, विवेकहीन होने का नहीं है। जेपी नड्डा ने यह भी कहा। जिस तरीके से अभी विपक्ष ने व्यवहार किया, जिसने आपको भी तकलीफ पहुंचाई और संवैधानिक दृष्टि से जो संसदीय मर्यादाएं हैं उनका उल्लंघन हुआ है, वह सच में निंदनीय है। इट इज कंडेमनेबल। प्रजातंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन प्रजातंत्र एक व्यवस्था में चलता है और जब व्यवस्थाएं अपनी मर्यादाएं लांघ जाती हैं तो प्रजातंत्र पर बहुत बड़ा आघात होता है। मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी कहता हूं कि लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस और जिनकी एक संख्या के रूप में टीएमसी भी यहां पर विराजमान है विपक्ष के रूप में, जिस तरीके से उनका व्यवहार चेयर के प्रति रहा है वह कंडेमनेबल है। और जो लोग लंबे समय से संसदीय प्रणाली में कार्य करते रहे हैं उनके लिए ये एक प्रश्न आत्मचिंतन का है जो उन्हें करना चाहिए। जहां तक विनेश फोगाट का सवाल है, ये कोई पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, यह देश का सवाल है और सारा देश उनके साथ खड़ा है। ये भारतीय खेल को आगे बढ़ाने का विषय है जिसके साथ सब लोग भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए हैं और भावनाओं के साथ विनेश के साथ खड़े हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कल प्रधानमंत्री जी ने कहा चैंपियंस ऑफ चैंपियन, और साथ में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सारा देश खड़ा है। मुझे लगता है, और मुझे ही नहीं लगता, सारे देश को लगता है कि ये आवाज प्रधानमंत्री की आवाज 140 करोड़ देशवासियों की आवाज है। दुर्भाग्य इस बात का है कि इसको भी हम पक्ष और विपक्ष में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद विपक्ष विषय विहीन हो चुका है। और अब रुक करते 2 मिनट में भारत का टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के व्यवहार से नाराज हुए धनखड़ और कहा कि सदन में रोष हो रहा है मेरा अपमान। विपक्ष के नेता ने मेरे खिलाफ टिप्पणी की।
राज्यसभा में एक बार फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया विनेश फोगाट का मुद्दा। जगदीप धनखड़ ने कहा इस पर राजनीति करना ठीक नहीं है, ये खिलाड़ी का होगा अपमान। विपक्ष ने राज्यसभा से किया वॉकआउट और विनेश मामले पर विपक्ष कर रहा चर्चा की मांग। राज्यसभा में विनेश पर बोले जेपी नड्डा, कहा कांग्रेस टीएमसी का रवैया निंदनीय है, हम सभी विनेश के साथ, विपक्ष हो चुका है मुद्दा विहीन। विनेश फोगाट के ससुर राजपाल राठी का बयान सामने आया, कहा मेरी बहू ने की बहुत अच्छी कोशिश, विनेश का अधिकार वापस दिलाने के लिए पीएमसी की मांग। विनेश के संन्यास के ऐलान पर महावीर फोगाट का बयान, कहा हम सब मिलकर विनेश को समझाने का करेंगे प्रयास, 2028 ओलंपिक में लड़ने के लिए मनाने को कहा। और ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात, मनु भाकर के कोच भी रहे मौजूद। बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन, 80 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, लंबे समय से बीमार थे। वक्फ संशोधन को लेकर अखिलेश का बीजेपी पर हमला, कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन बस एक बहाना, रक्षा रेल न्यूजीलैंड की तरह ही जमीन बेचना निशाना। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, बदमाश हत्या और डकैती जैसी 300 घटनाओं को दे चुके हैं अंजाम, आरोपी के कब्जे से स्कूटी मोटरसाइकिल बरामद। 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस सलाट और आतंकी घटनाओं को लेकर बढ़ती जा रही सावधानी पोस्टर के जरिए आतंकियों की पहचान बताकर लोगों को कर रही सतर्क। लखनऊ के गोमती नगर में खाना खाने के बाद वेटर ने थमाया बिल, माफ कीजिएगा, तो दबंगों ने वेटर और कैशियर को जमकर पीटा, मारपीट का वीडियो सामने आया। और बद्रीनाथ में यात्रा के दौरान फंसे कई साधु, सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ ने अभियान चलाकर साधुओं का रेस्क्यू किया।